अगला चीज पढ़ने वाले हैं बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ टू डिटरमिनेंट्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता नहीं लगेगा कि कब लगाना है ना। आपको पता नहीं लगेगा कि हमको यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ डिटरमिनेंट यूज करना है जब तक आपको मैं बताऊंगा नहीं, है ना। मेरे बताने के बाद आपको पता चल जाएगा। तो व्हेन ईच टर्म ऑफ डिटरमिनेंट is represented as sum of three terms, think of product of determinants। बात समझ में? कैसी जगह पे लगेगा आपको मन में? जब हर टर्म तीन तीन टर्म्स का सम हो, डिटरमिनेंट का हर एक एलिमेंट तीन तीन लोगों का सम हो, तब आपके दिमाग में यह सोचना है कि हाँ भाई कहीं ना कहीं प्रोडक्ट ऑफ डिटरमिनेंट्स की प्रॉपर्टी यूज हो सकती है। ठीक, अब करते कैसे ये बता देता हूं मैं। जैसे एक डिटरमिनेंट लिख दिया मैंने, ये A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 N2 दूसरा डिटरमिनेंट क्या लिखे, P1 P2 P3 Q1 Q2 Q3 R1 R2 R3 लिखे, है ना। हाँ ना, तो बोलो। तब अब आपसे पूछेंगे कि हम कैसे कैसे मल्टीप्लाई करें। इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे भी हो सकता है, रो रो वाइज हो सकता है, रो 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 कॉलम कॉलम रो और कॉलम कॉलम, चार किस्म से इसका मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। तो आप बताइए मैं आपको कैसा सिखाऊं सबसे पहले। चलिए, आपने बोला रो रो सिखाना है, मैंने क्या बोला, ठीक है रो रो सिखाएंगे। पहले किसका सीखेंगे, रो रो। देखिए, मल्टीप्लिकेशन का मेरे को फर्स्ट एलिमेंट चाहिए। क्या एलिमेंट चाहिए, फर्स्ट। तो इस पोजीशन को क्या बोलते हैं, 1 1। क्या बोलते हैं, 1 1 1 1 बोलते हैं इस पोजीशन को। तो यहां का फर्स्ट रो और यहां का फर्स्ट रो मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे, तो कैसे लिखेंगे, A1 P1 प्लस A2 P2 प्लस A3 P3। आई बात समझ में? इस पोजीशन को क्या बोलते हैं, तो पहले रो का पहला रो, दूसरे रो का पहला कॉल, दूसरे में डिटरमिनेंट का दूसरा रो, पहले डिटरमिनेंट का पहला रो। अगर 1 2 निकालना है तो पहले डिटरमिनेंट का पहला रो, दूसरे डिटरमिनेंट का दूसरा रो। तो क्या लिखेंगे, A1 Q1 प्लस A2 Q2 प्लस A3 Q3। अब ये वाली पोजीशन क्या होती है, ये तीसरी पोजीशन 1 3। तो पहले का फर्स्ट रो, तीसरे का थर्ड रो। तो क्या लिखेंगे, A1 R1 प्लस A2 R2 प्लस A3 R3। बताइए इस पोजीशन को क्या बोलते हैं, तो पहले का सेकंड रो और उसका फर्स्ट रो। तो B1 P1 प्लस B2 P2 प्लस B3 P3। अपने लिखते जाओ बस। अब B1 Q1 प्लस B2 Q2 प्लस B3 Q3, B1 R1 प्लस B2 R2 प्लस B3 R3, C1 P1 प्लस C2 P2 प्लस C3 P3, C1 Q1 प्लस C2 Q2 प्लस C3 Q3, C1 R1 प्लस C2 R2 प्लस C3 R3। ठीक है, बात समझ में आई? अब कौन सा मल्टीप्लिकेशन करके दिखाएं, हाँ जोर से बोलो। रो कॉलम करना है, मान लीजिए क्या करना है, रो कॉलम। तो मेरे को समझ लो ये निकालना है, एक कोई सा एलिमेंट निकालूंगा, सब नहीं लिखूंगा ना बार बार। जैसे मेरे को निकालना है पहला, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं,
1 1। तो पहले का फर्स्ट रो लेना है, दूसरे का फर्स्ट कॉलम लेना है, तो रो कॉलम बोलेंगे। तो कैसे लिखेंगे? A1 P1 प्लस A2 Q1 प्लस A3 R1। मान लो मेरे को ये वाला एलिमेंट निकालना है, ये इसको क्या बोलते हैं? 3 2। तो पहले का थर्ड रो, दूसरे का सेकेंड कॉलम, समझ गए ना? C1 P2 प्लस C2 Q2 प्लस C3 R2। ऐसा ऐसे करके सारे एलिमेंट्स को भरना है, भरिए। टाइम पास। तो बच्चों ऐसे ही सब के लिए होगा ना, कॉलम कॉलम बोलेंगे तो पहले का कॉलम दूसरे कॉलम, कॉलम रो तो पहले का कॉलम दूसरे का रो। इसको बोलते हैं क्या? प्रोडक्ट ऑफ डिटरमिनेंट। अब बच्चों अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसको मैं अभी समझा नहीं सकता। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको मैं अभी समझा नहीं सकता। तो जैसे एक मैट्रिक्स है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, और ये उसका कोफैक्टर मैट्रिक्स है। कौन सा मैट्रिक्स है? तो अगर 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, तो अगर इसका डिटर्मिनेंट A है, इसका डिटर्मिनेंट A की वैल्यू K है, तो इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू, डिटर्मिनेंट ऑफ C, K स्क्वायर होगी। क्या होगी? स्क्वायर। ठीक है, अगर 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है। एक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर K है, तो उसके कोफैक्टर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट उसका स्क्वायर होता है 3 क्रॉस 3 के लिए। और किसी भी ऑर्डर के लिए कोफैक्टर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स का पावर n-1 होता है। क्या होता है? कोफैक्टर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स का पावर n-1 होता है। ये मैं आपको मैट्रिसेस चैप्टर पढ़ाने के बाद ही बता पाऊंगा, जब एडजॉइंट पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो ये भी प्रॉपर्टी लिख लो, किसी भी n ऑर्डर का है तो डिटरमिनेंट का पावर n-1 हो जाएगा, है ना? जब ये इट इज वेरी यूजफुल व्हाइल स्टडीइंग एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर बाद। थोड़ी देर बाद मतलब आप समझ लो 4 से 5 दिन बाद, 2 से 3 दिन बाद। अब इधर बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा बच्चों। रो रो वाइज हर टर्म 3 का मल्टीप्लीकेशन है, मैं रो रो वाइज कर रहा हूं। हर टर्म 3 टर्म का एडिशन है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूं? रो रो वाइज प्रोडक्ट कर रहा हूं। देखिए, तो ये 1 1 क्या मिल रहा है? तो यहां लिख दिया A B C, यहां पे लिखना पड़ा A B C। ठीक है, तो क्या मिलेगा? A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। ये कौन सा एलिमेंट है? 2 2। तो यहां का भी 2 और यहां का भी 2 मल्टीप्लाई होना चाहिए बच्चों। लेकिन ना मैं एकदम से एग्जैक्ट रो सेम बना दूंगा तो डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा। तो यहां B A C लिख देता हूं, यहां पे भी B A C लिख देता हूं। ठीक है, अगर इन दोनों को मैं एग्जैक्ट सेम बना देता डिटरमिनेंट 0 हो जाता, तो फिर मजा नहीं आता। फिर लास्ट क्या है? 3 3। तो ये भी किसी से सेम नहीं होना चाहिए, तो C के बाद B A लिख दिया मैंने। क्या लिख दिया? C B A। यहां भी क्या लिख दिया? C B A। ठीक है, अब देखिए क्या बाकी ऑटोमेटिकली मैच हो गया है? चेक कीजिए, जैसे मेरे को ये निकालना है, तो क्या है? 1 3। 1 और 3 को मल्टीप्लाई करो, सही आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। अब देखिए सही आ रहा है क्या? इन दोनों, इसको निकालिए। कहां आ रहा है? ए बी प्लस ए बी। इसको भी चेंज करना पड़ेगा लग रहा है। आप देखिए आ रहा है। पिछला वाला एक बार ये इसको चेक कीजिए। इसको चेक कर लीजिए। लास्ट इसको चेक कर लीजिए। ठीक है बच्चों, तो ऐसे 2 मल्टीप्लीकेशन, तो आपको ऐसा सजाना पड़ेगा, है ना, थोड़ा सोच के।
अब ये क्या है, एक इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव प्रूफ करना, इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। ठीक, तो इसको ऑलवेज नॉन नेगेटिव कैसे प्रूफ करेंगे, इसका डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। ए बी सी, बी सी ए, सी ए बी, फिर यहां पे क्या लिख दिए, ए बी सी, फिर यहां क्या लिख दिए, बी सी ए। सारा रूल इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि सिमेट्रिकल दिख रहा है। एबीसी 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 कितने बार, माइनस सी क्यूब माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ये किसका आया, पहले का आया। दूसरा वाला देखिए, दोनों डिटरमिनेंट सेम ही है, दोनों डिटरमिनेंट सेम है तो ऑलरेडी कुछ लिखने की जरूरत है ही नहीं, ध्यान से ये और ये दोनों ब्रैकेट सेम है तो किसका हो गया, इसका स्क्वायर हो गया। तो स्क्वायर कभी किसी का नेगेटिव होता नहीं, बात समझ में आई। तो बेसिकली बच्चों साइक्लिक ऑर्डर में ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद क्या आता है ए, तो अगले वाले में भी सी के बाद ए है, ए के बाद बी है, साइक्लिक ऑर्डर में रखा तो आ गया। क्लियर, पक्का। अगले सवाल देखें, फैक्टराइज द फॉलोइंग। इसलिए बच्चों मैंने बोला कि ये थोड़ा सा चैलेंजिंग है और हम लोग क्या करते करते ध्यान से उतर जाता है हमारे कि ये इस्तेमाल होने वाला है। तो इसको पहले वाले को लिख दिया 1 + 1 + 1, है ना, बाकी सब एज इट इज है। a + b + c, a³ + b³ + c³, a + b + c, a² + b² + c², a⁴ + b⁴ + c⁴, a² + b² + c², a³ + b³ + c³, a⁵ + b⁵ + c⁵। अब ये वापिस रो करें तो इधर 1 1 1 1 1 1 लिख दिए, ठीक है। अब अगला मेरे को ये 2 1 है, क्या है 2 1 है, 1 2 है, सॉरी 1 2 है, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो यहां ए बी सी लिख दिया। फिर ये क्या है, तो यहां के लिख दिया a³ b³ c³, ठीक है। अब यहां पे क्या है 2 1, तो ये लिख दिया a b c, और ये क्या है 3 1, तो लिख दिया a² b² c²। बाकी सब ऑटोमेटिकली बन गए क्या, एक बार चेक करो, बाकी सब ऑटोमेटिकली बन गए क्या, एक बार चेक करो। जैसे मेरे को ये चाहिए, ये क्या है, ये 2 3 2 3 करो, ये देखिए ये देखिए, दोनों का डिटरमिनेंट लिख दीजिए फटाफट, दोनों ब्रैकेट का डिटरमिनेंट लिखिए, a - b, b - c, c - a। इसका फिक्स है, याद है हमको। दूसरे का क्या आंसर है, a - b, b - c, c - a + b + c। ओके, बढ़े आगे। बच्चों अब आपको पता है ड्रिल क्या करना रहेगा, खोल दो, 3 3 का टर्म दिखे, करोगे ट्राई। तो जो पहला एलिमेंट है वो क्या है, a² + x² - 2ax। दूसरा एलिमेंट क्या है, a² + y² - 2ay। तीसरा एलिमेंट है a² + z² - 2az। b² + x² - 2bx, b² + y² - 2by, b² + z² - 2bz, c² + x² - 2cx, c² + y² - 2cy, c² + z² - 2cz। तो बच्चों मैं क्या कोशिश कर रहा हूं, इसको हर टर्म, 2 टर्म का टर्म है तो 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन लिखता हूं, एक बनाता हूं ए बी सी हो जिसमें, और एक बनाते हैं जिसमें एक्स वाई जेड हो। तो पहले में लिख दिया मैंने a² 1 और -2a, क्या लिख दिया, a² 1 और -2a। यहां लिख दिया 1 x² और
प्लस एक्स। तो देखो ये मिल रहा है क्या, मिल रहा है ना। फिर 1 2 में तो 1 वाई स्क्वायर और क्या लिख दिया बच्चों मैंने, वाई। तो ये मिल रहा है क्या देखो, और लिख दिया 1 जेड स्क्वायर और जेड। तो ये मिल रहा है क्या, यस मिल रहा है। सिमिलरली यहां पे बी स्क्वायर 1 और -2 भी लिख दिया, तो ये मिल जाएगा, फिर वो भी मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा। लास्ट वाला सी स्क्वायर प्लस 1 -2c, ये +1 मतलब ये ऐसे, ठीक है, दिखा सबको बच्चों। तो हर आदमी क्या है, 2 2 का क्या है बच्चों, मल्टीप्लीकेशन। अब इधर इन दोनों को इंटरचेंज किया, 1 1 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर -2ab -2c -2ca माइनस साइन, इन दोनों को इंटरचेंज किया, प्लस हो गया 1 1 1 -2a -2b -2c ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, -2 कॉमन ले लिया, स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। इन लोग को इंटरचेंज किया, माइनस साइन आ गया और बचा गया 1 एक्स वाई जेड 1 1 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया, प्लस। तो 2 टाइम्स इसका सम क्या होता है, डिटरमिनेंट क्या होता है, a माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए। इसका डिटरमिनेंट क्या होता है, x माइनस वाई वाई माइनस जेड एक्स माइनस जेड जेड माइनस एक्स। तो यही प्रूफ करना था, ये हमसे हो गया। लेकिन बच्चों ये भी प्रूफ करना है, व्हाट इज दिस, ये प्रूफ कीजिए कि ये डिटरमिनेंट इसके बराबर है या ये इसके बराबर है, कुछ भी कीजिए। तो पहला मेरा क्या था, 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। दूसरा क्या था, 2 2 बाहर था ना। दूसरा क्या था, 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब इसको पहला ऑपरेशन खोलो तो 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2a एक्स है ये। तो बच्चों ये वाले सिर्फ इस रो में 2 लेके है, 1 1 1 2a एक्स स्क्वायर 2b बी स्क्वायर 2c सी स्क्वायर इंटू 1 एक्स एक्स स्क्वायर 1 वाई वाई स्क्वायर 1 जेड जेड स्क्वायर। अब इसको रो रो मल्टीप्लाई करो, देखो क्या बनता है। पहला एलिमेंट क्या बनेगा, बनेगा। अब फिर ये वाला एलिमेंट क्या बनेगा, देखिए कौन सा, ये वाला एलिमेंट रो रो मल्टीप्लाई करोगे तो पहला बनेगा दिस इंटू दिस, है ना। एक बार ध्यान से देखना, तो क्या बनेगा 1 2ax a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस ए एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब मैं चाहता हूं ये एलिमेंट बताओ क्या होगा, ये वाला एलिमेंट, ये वाला। तो इसको बोलते हैं 2 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा क्या मिलेगा, 1 प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर। फिर ये वाला एलिमेंट क्या बनेगा बताइए, तो 1 प्लस सी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं, इसका ट्रांसपोज लूंगा वो बन जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा, ये वाला एलिमेंट 1 प्लस ए वाई का होल स्क्वायर 1 प्लस बी वाई का होल स्क्वायर 1 प्लस सी वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट 1 प्लस ए जेड का होल स्क्वायर 1 प्लस बी जेड का होल स्क्वायर 1 प्लस सी जेड का होल स्क्वायर। अब इसको ट्रांसपोज लोगे तो ये बन जाएगा और हमारा आंसर आ गया। ओके, क्लियरिटी है, नहीं समझ में आया वैष्णवी, ठीक। ये देखिए, ये उसका सवाल नहीं है ना, है ना, कि हर टर्म 3 टर्म का सम नहीं है, लेकिन ये किसी और चीज का सवाल है जिस जो प्रॉपर्टी अभी पढ़े हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कोफैक्टर मैट्रिक्स है। क्या है बच्चों ये, जैसे 1 का कोफैक्टर क्या है देखिए x³ - 1, तो कोफैक्टर। फिर इस वाले का
माइनस दिस कितना है 0। तो ध्यान से देखें तो कोफैक्टर मैट्रिक्स है, तो 3 क्रॉस 3 का है, तो इसका डिटरमिनेंट 3 है, तो इसका डिटरमिनेंट क्या होगा? ओके अब डिफरेंशिएशन ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ डिटरमिनेंट पढ़े हैं। डिफरेंशिएशन याद है क्या है? अगर ये f1x है, f2x है, f3x है, p1x है, p2x है, p3x है, q1x है, q2x है, q3x है, और इसको मेरे को क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है डेल ऑफ एक्स, इसका डिफरेंशिएशन चाहिए। तो कैसे करते हैं? पहले एक रो को करते हैं, बाकी दोनों एज इट इज रखते हैं, है ना। तो f1 डैश ऑफ एक्स, f डैश ऑफ एक्स, f3 डैश ऑफ एक्स, p1x, p2x, p3x, q1x, q2x, q3x। अब बच्चों एक्स एक्स नहीं लिखूंगा मैं, है ना, प्लस पहले और तीसरे को एज इट इज रखना है, f1 f2 f3 q1 q2 q3, सेकंड वाले को करना है p1 डैश p2 डैश p3 डैश। अब फिर पहले दोनों को करना है, तीसरे को डिफरेंस, पहले दोनों को ऐसी चीज रखना है और तीसरे को डिफरेंशिएट करना है। ये हम लोग ने उसमें भी किया है बच्चों, डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो ये होता है डिफरेंशिएशन ऑफ डिटरमिनेंट। अरे पता तो है तुमको, तो फिर देखने की क्या जरूरत है, बिना देखे लिख दो। क्या चल रहा है लड़कों, मजा आ रहा है माइनस प्लस करने में? ये तुम सॉल्व कर ले रहे हो खुद से कि आंसर चेक तो नहीं कर रहे हो दोबारा? 4 आया पहले। हाँ तो फिर तुम्हारा गलत आया, फिर गलत आया, 4 आ रहा है, 2 बार निकल दे 4। तो 4 और 6 में +2 कर दो ना, समझ गए सब? अब बच्चों अगला बात है इंटीग्रेशन, अगला बात है इंटीग्रेशन। तो जैसे समेशन होता है ना, वैसे ही बच्चों इंटीग्रेशन होता है। समेशन करने के लिए क्या चीज की जरूरत रहती है? समेशन कब लगा सकते हैं डिटरमिनेंट में? जब ये सेम रो या सेम कॉलम में समेशन हो, वेरिएबल हो। वैसे ही यहां पे भी एक रो और एक कॉलम में ही, एक रो या एक कॉलम में ही वो होना चाहिए, बाकी सब कांस्टेंट होना चाहिए। बाकी सब क्या होना चाहिए? इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स होना चाहिए। तब अगर आपको इंटीग्रेशन एफ ऑफ ये dx बोल दिया तो क्या करेंगे? पहले रो को इंटीग्रेट करेंगे और सिर्फ पहले रो को इंटीग्रेट करेंगे और किसी को नहीं करेंगे, और बाकी सब वैसे रहेगा ए बी सी। जैसे समेशन में समेशन एक जगह लगाते हैं, बाकी सब एज इट इज रखते हैं ना, वैसे इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन एक जगह लगाएंगे और बाकी सब ऐसे। तो एक रो या एक कॉलम में ही होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप कोशिश करो कि बन सकता है क्या, और बन सकता है तो ठीक है, नहीं बन सकता तो पहले डिटरमिनेंट सॉल्व करना है पूरा, और फिर आखिरी में जो आंसर आएगा उसको इंटीग्रेट करना पड़ता है। ओके क्लियर? तो अगली चीज क्या पढ़नी है हमको? ये तो ऐसी है, इससे रिलेटेड सवाल हम लोग ज्यादा जब लास्ट में क्वेश्चन करेंगे तब देख लेंगे, है ना। दोनों प्रॉपर्टी ऐसी है। अब हमको पढ़ना है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, उनके सॉल्यूशन कैसे होते हैं। वो लास्ट चीज है इस चैप्टर की, और वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। भयानक इंपॉर्टेंट मतलब भयानक इंपॉर्टेंट। जेईई एडवांस में भी उससे हर साल 1 या 2 सवाल पूछता ही है, 99%। ठीक है, तो बच्चों लास्ट क्लास में हम लोगों ने यहां तक देखा था, कहां तक? इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। आज उसके आगे करेंगे क्रेमर्स रूल पढ़ेंगे। तो बढ़िया क्लास है, इंपॉर्टेंट है लेकिन आसान है। चलिए सवाल देखते हैं। इफ डेल एक्स बराबर ऐसा इंटीग्रेट करना है 0 से 1 विदाउट एक्सपेंडिंग, है ना। एक्सपेंड करके भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, एक्सपेंड कर दिए, जो आया उसको इंटीग्रेट कर दिए, लेकिन विदाउट एक्सपेंडिंग आपको इंटीग्रेट करना है। तो हमको क्या करना पड़ेगा बच्चों? सबसे पहले तो
अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दो रो में क्या है, दो, हाँ, दो कॉलम्स में एक्स स्क्वायर है, सिर्फ एक ही में होता तो बात होती। तो कैसे भी करके किसी भी एक कॉलम में हमको क्या बनाना पड़ेगा, एक्स बनाना पड़ेगा, दूसरे में नहीं होना चाहिए। उसके लिए क्या कर सकते हैं सोचिए, एक्स कॉमन ले लिए, सेकंड कॉलम से क्या ले लिए, एक्स कॉमन लेते, 169 एक्स 41 एक्स स्क्वायर 3 - 7, है ना। अब ये जो कॉमन लिया हुआ एक्स है उसको फर्स्ट रो में ही मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक। जो बाहर एक्स कॉमन है ना, कॉलम से कॉमन लियो सेकंड कॉलम से, लेकिन फर्स्ट रो में मल्टीप्लाई कर दिए, तो क्या हो जाएगा, एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब 6 4 3 9 9 था बच्चों ये, 1 और -7। अब क्या कर सकते हो आप, अब एक ही रो में है सिर्फ वेरिएबल, तो आराम से आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। चलिए इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेशन 0 से 1 del of x dx। तो इसका इंटीग्रेशन 0 से 1 x, इसका इंटीग्रेशन 0 से 1 एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन 0 से 1 एक्स क्यूब। बाकी क्या है, 6 4 3 9 1 -7। बच्चों ठीक है, कोई दिक्कत। तो अब इंटीग्रेट करना है ना, तो 1 का एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, एक्स स्क्वायर बाई 2, 1 और 0, फिर एक्स स्क्वायर क्या होता है, एक्स क्यूब बाई 3, 1 और 0, एक्स का पावर 3 का क्या होता है, एक्स का पावर 4 बाई 4, 1 और 0, बाकी सब 6 4 3 9 1 -7। अब लिमिट डालूंगा तो क्या आएगा बच्चों, 1/2 1/3 1/4, 6 4 3 9 1 -7, ठीक है। तो अब देखिए 1/2 के साथ क्या आने वाला है, 4 इंटू -7 -3 इंटू 1, -1/3 के साथ क्या आने वाला है, 6 इंटू -7 -9 इंटू 3, फिर +1/4 के साथ क्या आने वाला है, 6 -36। ओके, क्लियर है बच्चों। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, कैलकुलेट करके बताइए मेरे को कितना आ रहा है। यही क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डिटर्मिनेंट। तो अगर एक रो या एक कॉलम में नहीं है तो थोड़ा बहुत ऑपरेशन लगा के बनाने की कोशिश करनी है। यही सब लिखे हो ना आप लोग, तो 1/2 -28 -3, ये लिखे सब सही, -1/3 -42 -27 -42 -27 -69, है ना, फिर +1/4 -32। क्लियर है बात, 30। अब -31/2, माइनस माइनस कट गया, +23 -15/2। अब इन दोनों को सॉल्व कर लो, -46/2 +23, तो -23 +23, ठीक है, पढ़े आगे। चलिए नेक्स्ट पढ़ने वाले बच्चों, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, है ना। तो हमको ये पता है ना, a1x + b1y = c1 है,
a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2 है। तो इसको हम बोलते हैं क्या, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो बच्चों पुरानी जो चीजें हैं वो भी काम करके आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। पहले क्या पुरानी क्या चीजें हैं कि अगर a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 हुआ तो यूनिक सॉल्यूशन है ना। फिर सेकंड बच्चों a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2 हुआ तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। याद है कक्षा 10वीं में पढ़ते हैं। और अगर थर्ड a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 आया तो नो सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्व करने के लिए कोई भी मेथड यूज कर सकते हो आप, इनफाइनाइट एलिमिनेशन है ना, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो आपको अच्छा लगे। ठीक, अब डिटर्मिनेंट के थ्रू कैसे सॉल्व करते हैं ये देखते हैं। a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 लिखा, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2 लिखा। ठीक, अब यहाँ पे एक नया टर्म बनाते हैं अपन, डेल बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं, डेल या कैपिटल डी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, डी या डेल, जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी। इसमें क्या करते हैं, सिर्फ इसके कोफिशिएंट लिखते हैं, a1 b1 a2 b2। ठीक है, एक टर्म बनाते हैं हम लोग डेल वन या आप d1, अलग अलग किताब में अलग अलग दिया है इसलिए मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ। डेल वन मतलब सिर्फ फर्स्ट कॉलम को इससे रिप्लेस करेंगे, c1 c2 b1 b2। फिर एक टर्म होता है बच्चों डेल टू। डेल टू में सिर्फ सेकंड कॉलम को, फर्स्ट कॉलम वैसे ही रहेगा डेल का, सेकंड कॉलम रिप्लेस होगा किससे, c1 c2 से। ओके, तो यहां पे बच्चों होता है डेल इंटू एक्स बराबर डेल वन, यानी एक्स बराबर डेल वन बाई डेल, डेल इंटू वाई बराबर डेल टू, यानी वाई बराबर डेल टू अपॉन डेल। ऐसे हम सॉल्यूशन निकालते हैं। ये डिटरमिनेंट निकाले डिवाइड बाई ये डिटरमिनेंट निकाले तो एक्स निकल गया, वो डिटरमिनेंट डिवाइड बाई ये निकाले तो वाई निकल गया। बात समझ में आ रही। तो बच्चों देखिए ये डेल वन है ना, ये हुआ कैसे ये देख रहे हैं, डेल वन है, c1 किसके बराबर होता है, a1x प्लस b1y, b1 होता है ना। c2 किसके बराबर है, a2x प्लस b2y, b2। ये डेल वन के बारे में है। अब मैं लिख रहा हूं c1 बराबर c1 माइनस वाई c2, ऐसा लिख दिया, c1 बराबर c1 माइनस वाई c2। तो जब मैं ऐसा लिखूंगा, इसमें y मल्टीप्लाई करके माइनस करूंगा तो बचेगा क्या, a1x b1 a2x b2। अब इस पूरे कॉलम से क्या कॉमन निकल जाएगा, x, तो बचेगा क्या, a1 a2 b1 b2। ये है क्या, ये है क्या, डेल ही है, और ये क्या था, डेल वन था। तो निकला क्या, डेल वन इज इक्वल टू एक्स इंटू डेल, तो एक्स बराबर डेल वन अपॉन डेल। सिमिलरली आप वाई के लिए भी कर सकते हो। ओके, बात समझ में आई, कोई तकलीफ। ओके, किसी को दिक्कत नहीं। तो ऐसे करके हमने सॉल्व किया। अब अगला इसी में देखिए बच्चों, मतलब डेल इंटू एक्स बराबर डेल वन, डेल इंटू वाई बराबर डेल टू। अब इस पे हम लोग यूनिक सॉल्यूशन केस देखेंगे, नो सॉल्यूशन केस देखेंगे, और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन केस देखेंगे। कैसे, इफ डेल इज नॉट इक्वल टू जीरो, है ना, ये जीरो नहीं हुआ तो x का निकलना तो तय है,
x का निकलना क्या है, तय। ये 0 नहीं हुआ तो x एंड y विल हैव यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, ये 0 नहीं हुआ तो ये दोनों डिफाइन रहेंगे आराम से। आप लोग बात समझ रहे हो ना, ये 0 नहीं हुआ तो ये दोनों क्या रहेंगे, डिफाइन रहेंगे। क्लियर है, डिफाइन रहेंगे तो निकल जाएंगे। तो अगर डेल नॉट इक्वल टू 0 है तो क्या, यूनिक सॉल्यूशन। आई बात समझ में, नहीं आई? अब अगर डेल 0 है एंड एनी वन ऑफ डेल 1 और डेल 2 नॉट इक्वल टू 0 है ना, डेल 0 है और डेल 1 डेल 2 नॉट इक्वल टू 0 है। डेल 0 मतलब लेफ्ट साइड तो 0 हो गया और राइट साइड नॉट इक्वल टू 0 हो गया, तो दोनों बराबर हुए क्या, नहीं। तो लेफ्ट और साइड, लेफ्ट राइट बराबर ही नहीं हुआ, तो वो किस किस का है, नो सॉल्यूशन का। किसका केस है वो, नो सॉल्यूशन। ठीक है, और अगला बच्चों, अगर डेल 0 है एंड डेल 1 और डेल 2 दोनों 0 है, मतलब लेफ्ट भी 0 है राइट भी 0 है, एक्स और वाई में मैं फिर कुछ भी डालूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो किसका सॉल्यूशन है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। आ रही बात समझ में? तो ये जो पूरा जो साचा ढांचा है इसको हम बोलते हैं क्रेमर्स रूल। क्या बोलते हैं, क्रेमर्स रूल। ये डिटरमिनेंट के थ्रू जो निकाला था उसका नाम है क्रेमर्स, CRAMER', क्रेमर्स रूल। ठीक, तो आप लोगों को बात समझ में आ रही, कोई दिक्कत तो नहीं? क्यों हुआ, पहली बात ये समझ में आ गया। फिर उसके बाद यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, जब ये नॉट इक्वल 0 हो जाए, तो एक्स तो निकलना ही निकलना है क्योंकि डिफाइन हो गया, वाई निकलना ही निकलना है, डिफाइन हो गया। लेकिन ये 0 हो गया तो ऊपर वाला भी अगर 0 है, ये 0 है और ये भी 0 है, तो यहाँ पे कुछ भी डालूं कोई फर्क नहीं पड़ना, इनफाइनेटली कुछ भी डाल सकते हो। लेकिन ये 0 है और ये नॉन 0 है तो बराबर ही नहीं हो सकता, ले लेते सारे चेस के बराबर ही नहीं है तो नो सॉल्यूशन। तो बच्चों यही चीज को यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ठीक है। इसको आप आराम से एक समय रीड कर लेना कि इनफाइनेटली मनी सॉल्यूशन को कोइंसिडेंट लाइन बोलते हैं, है ना, नो सॉल्यूशन को पैरेलल लाइंस बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन को इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलते हैं, और ये लाइन की इक्वेशन है ना। ये जिसके भी सॉल्यूशन होते हैं उनको हम कंसिस्टेंट बुलाते हैं इक्वेशन। क्या बुलाते हैं, कंसिस्टेंट सॉल्यूशंस। जिसके सॉल्यूशन नहीं होते उसको क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट। ये सब बातों के बारे में इसमें जिक्र किया गया है और अच्छे से आप इसको रीड कर लीजिएगा। ओके, करिए, रीड कर लीजिए, लिखने की जरूरत है, पता है ना, ये लिख लेना बस, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, और बाकी रीड कर लो, पढ़े ना दोबारा पहले, है ना। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, सिस्टम ऑफ 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, है ना, मतलब तीनों का सॉल्यूशन, मतलब इन दोनों को सॉल्व करेंगे और जो वैल्यू आएगी इसमें डालेंगे और इसको भी सेटिस्फाई करेगी, तब हम बोलेंगे कि सिस्टम का सॉल्यूशन है। तो इसका मतलब क्या होता है, ये किसका साइन है, कॉन्करेंट लाइन का साइन है। किसका साइन है ये, कॉन्करेंट लाइन, मतलब ये दो लाइन जहां से इंटरसेक्ट हो रही है वहीं से तीसरी लाइन पास हो रही है, तभी इनका सॉल्यूशन निकलेगा। तो कॉन्करेंट लाइन के लिए ये तरीका हम लोग पढ़े हुए, लिख लीजिए। देखिए सिस्टम ऑफ इक्वेशन, तो पहला इक्वेशन क्या है, x प्लस 4ay प्लस a बराबर 0। दूसरा इक्वेशन क्या है, x प्लस 3by प्लस b बराबर 0। तीसरा इक्वेशन क्या है, x प्लस 2cy प्लस c बराबर 0। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो 2 ही वेरिएबल है और 3 इक्वेशन है। अब इसको कंसिस्टेंट प्रूफ करना मतलब कॉन्करेंट प्रूफ करना है। तो 1 4a a, 1 3b b, 1 2c c बराबर 0 होना चाहिए। अरे बात समझ में है ना। तो ये तो 0 ऑलरेडी है, वैसे दो रो कॉलम सेम दिख रहा है,
नहीं सेम दिख रहा है, नहीं है। ठीक है, चलो सॉल्व कीजिए। 1 की मदद से नीचे 0 0 बनाइए, डिटरमिनेंट सॉल्व कीजिए, जैसा भी करना करो, मैं नहीं बोल रहा। तो अब इसको सॉल्व करना है बच्चों, ये कंसिस्टेंट है, ये गिवन है, मतलब ये डिटरमिनेंट 0 होगा, है ना। तो पहले इन दोनों को 0 बना लेते हैं, है ना। तो R2 माइनस R1 कर दो और R3 माइनस R1 कर दो। जब ऐसा करेंगे तो 1 0 0 4A A 3A माइनस 4A B माइनस A 2C माइनस 4A C माइनस A बराबर क्या हो गया बच्चों? 0। अब इसके अक्रॉस डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। तो 3B माइनस 4A इंटू C माइनस A माइनस B माइनस A इंटू 2C माइनस 4A बराबर 0। अब ये दो ब्रैकेट मल्टीप्लाई करना है, कैसे मल्टीप्लाई होगा? 3BC माइनस 3AB माइनस 4AC प्लस 4A स्क्वायर माइनस 2CB माइनस 2AC माइनस 4AB प्लस 4A स्क्वायर। क्लियर सबको? अब देखिए, ये 4A स्क्वायर, ये 4A स्क्वायर कैंसिल। 3BC माइनस 3AB माइनस 4AC माइनस 2BC प्लस 2AC प्लस 4AB, है ना बच्चों? दिस शुड बी इक्वल टू 0। तो देखिए माइनस ये कितना हो जाएगा? AB माइनस 3BC माइनस 2AC बराबर क्या? 0। अब इसको कैसे लिख सकता हूं? AB प्लस BC इज इक्वल टू 2AC। अब ABC से सबको क्या कर दें? डिवाइड। किससे डिवाइड कर देंगे? ABC से। तो ये क्या बना? 1/C। ये क्या बना? 1/A। ये क्या बना? 2/B। तो 1/C प्लस 1/A इज इक्वल टू 2/B। तो इसका मतलब 1/A 1/B और 1/C किस में है? AP में। तो ABC किस में है? ठीक है, बाकी एलसीएम लेके आगे भी सॉल्व कर सकते हैं इसको। वो भी 2 सेकंड में ही आया है, तुमको बताने के लिए तेज कर दी मैं क्यों। नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन ऑफ 3 वेरिएबल, 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल। तो वही बच्चों a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। तो बच्चों यहाँ पे भी वो सारी चीजें होती है, डेल बराबर a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। डेल 1 बराबर d1 d2 d3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। ठीक है। सिमिलरली डेल 2 बराबर होता है a1 a2 a3 और d1 d2 d3 c1 c2 c3। समझ रहे हो ना? जैसे मैं डेल 1 लिखा तो पहला कॉलम इंटरचेंज हुआ, डेल 2 लिखा तो दूसरा कॉलम इंटरचेंज हुआ, पहला और वो एलसीडी से। तीसरा लिखूंगा डेल 3 तो a1 a2 a3 b1 b2 b3 d1 d2 d3 ऐसा आएगा। तो बेसिकली बच्चों इसको प्रूफ करने का तरीका भी वही रहेगा ना, जैसे d2 को लिख सकते हैं, चेंज कर सकते हैं।
और फिर कुछ मल्टीप्लाई करके इससे ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिए तो गायब हो जाएगा। समझ रहे हो? नहीं समझ रही हो? देखिए अब बच्चों यहां पे भी क्या होता है, डेल एक्स बराबर डेल वन होता है, डेल वाई बराबर डेल टू होता है और डेल जेड बराबर डेल थ्री होता है। जैसे अगर मैं डेल वन में ही, डेल वन है ये, तो डी वन को क्या लिख सकता हूं मैं, देखो ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन जेड और बी वन सी वन, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू जेड बी टू सी टू और ए थ्री एक्स प्लस बी थ्री वाई प्लस सी थ्री जेड बी थ्री सी थ्री। अब सी वन टेंस टू सी वन माइनस वाई सी टू माइनस जेड सी थ्री करूंगा तो यहां पे सिर्फ क्या बचेगा, ए वन एक्स ए टू वाई ए टू एक्स ए थ्री एक्स और यहाँ पे बी वन बी टू बी थ्री सी वन सी टू सी थ्री। अब इसमें से एक्स कॉमन ले लूंगा तो क्या बचेगा, डेल। ठीक है, तो जैसे पिछले बार डिराइव किए थे वैसे ही कर दिए। इनमें से एक्स कॉमन ले लूंगा तो क्या बचेगा, इससे क्या पता चला कि डेल वन बराबर क्या है, एक्स इंटू डेल। ठीक है, डी भी बोल सकते हो। तो वैसे ही डिराइव हुआ जैसे पिछले बार किए थे। कोई इशू? तो ये होता है बच्चों। तो यहां से अगर एक्स निकालना है तो क्या करोगे, डेल वन बाई डेल। वाई निकालना है तो क्या करोगे, डेल टू बाई डेल। जेड निकालना है तो क्या करोगे, डेल थ्री बाई डेल। अब सबसे पहले यूनिक सॉल्यूशन के लिए बच्चों आपको ये बात माननी पड़ेगी कि ये प्लेन की इक्वेशन है। किसकी इक्वेशन है, प्लेन की। तीन वेरिएबल हैं, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन जेड। ये किसकी इक्वेशन होती है, प्लेन की। प्लेन, लाइन नहीं। यूनिक सॉल्यूशन के लिए बच्चों ये डेल नॉट इक्वल टू जीरो हो गया तो यूनिक सॉल्यूशन। फिर डेल अगर जीरो नहीं हुआ तो एक्स तो निकलना ही निकलना है। फिर सेकंड, नो सॉल्यूशन के लिए बच्चों डेल जीरो हो गया लेकिन एनी वन ऑफ डेल वन डेल टू डेल थ्री नॉट इक्वल टू जीरो हो गया तो क्या आएगा, नो सॉल्यूशन। और थर्ड, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन तो वहां पे डेल जीरो डेल वन डेल टू डेल थ्री सब जीरो। तो किसका केस है वो, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। बात समझ में आई? पक्का? अब जब दो प्लेन टकराते हैं तो एक लाइन मिलती है और जब तीन प्लेन टकराते हैं तो एक पॉइंट मिलता है। ओके, लिख लिया ना सब, इसको नोट कर लिए? अब बच्चों ये जो लिखा हुआ है, ये चित्र वित्र बने हुए हैं वो देख लीजिए। ये देखिए तीन प्लेन टकरा रहे हैं तो ये एक पॉइंट मिल रहा है। एक ये प्लेन है, एक ये प्लेन है और एक ये प्लेन है। ठीक है, तीनों टकरा रहे हैं ये ऐसे दिखाने के लिए। ठीक है, ये कब होता है, जब डेल नॉट इक्वल जीरो। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं? इधर देखिए, नो सॉल्यूशन के अलग अलग केस हो सकते हैं। दो प्लेन पैरेलल हो और तीसरे से टकराएं। और क्या केस हो सकता है, टू प्लेन, ये तो सेम है। तीनों के तीनों आपस में पैरेलल हो, कोई ना टकराए। दो आपस में टकरा रहे हैं, दो आपस में टकरा रहे हैं, है ना? हाँ ठीक है, एक ऐसी वैल्यूज पता करनी रहती है जो तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, किसी दो को नहीं। फिर बच्चों ये इनफाइनाइटली नंबर ऑफ सॉल्यूशन का, तो तीनों कॉन्करेंट प्लेन्स होंगे, मतलब क्या बोलेंगे, एक ही लाइन से पास होने वाले प्लेन होंगे। तो यहां पे देखो ये इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन मिल रहा है। ठीक है, तो बस सवाल बनाना है और क्या, बनाइए। तो बच्चों सॉल्व ऐसे ही करते हैं, क्या करते हैं, डेल
1 1 1 1 माइनस 1 1 3 2 माइनस 4, ये हो गया डेल। तो निकालो 1 के साथ 4 माइनस 2, माइनस 1 के साथ माइनस 4 माइनस 3, प्लस 1 के साथ 2 प्लस 3, कर लेना सॉल्व ना। 2 प्लस 7 प्लस 5 14। अब निकालेंगे डेल 1। डेल 1 निकालने के लिए क्या करना है, फर्स्ट कॉलम को चेंज करना है। 6 2 माइनस 5 1 माइनस 1 2 1 1 माइनस 4, तो कितना आएगा 6 के साथ 4 माइनस 2, माइनस 1 के साथ माइनस 8 माइनस 5, माइनस 8 प्लस 5, और प्लस 1 के साथ 4 माइनस 5, तो ये आ जाएगा 6 2 12 प्लस 3 माइनस 1, तो ये भी कितना आ रहा है 14। ठीक है, डेल 1 कितना आया 14। अब निकालेंगे डेल 2। तो पहला कॉलम एज इट इज रहेगा 1 1 3, दूसरा कॉलम चेंज हुआ किसमें 6 2 माइनस 5, और तीसरा चेंज होगा किसमें 1 1 माइनस 4। तो 1 के साथ आएगा बच्चों माइनस 8 प्लस 5, माइनस 6 के साथ आएगा बच्चों माइनस 4 माइनस 3, प्लस 1 के साथ आएगा बच्चों माइनस 5 माइनस 6। ओके, तो कितना हुआ माइनस 3 6 7 जा प्लस 42 माइनस 11, 42 माइनस 14, तो कितना है 28। और निकाल लेते हैं लास्ट डेल 3। 1 1 1 1 1 3, फिर 1 माइनस 1 2, और लास्ट क्या है 6 2 माइनस 5, तो 1 के साथ आ रहा है बच्चों 5 माइनस 4, माइनस 1 के साथ आ रहा है बच्चों माइनस 5 माइनस 6, प्लस 6 के साथ आ रहा है बच्चों 2 प्लस 3, तो 1 प्लस 11 प्लस 30, तो कितना आ रहा है 42। तो अब हमको आंसर लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, डेल x बराबर डेल 1, तो कितना आया बच्चों डेल 14, x डेल 1 कितना आया 14, तो x कितना आया 1। डेल y बराबर डेल 2, डेल कितना आया 14 y, और ये 28 कितना आया बच्चों 2। डेल z बराबर डेल 3 14 z 42, तो एक्स वाई जेड निकल गया। किसी को कंफ्यूजन? तो पहले यूनिक सॉल्यूशन सबसे आसान रहता है, डेल शुड नॉट बी इक्वल 0, तो डेल कैलकुलेट तो कर लेते हैं। डेल क्या होगा 2 p 6 1 2 q और 1 1 3, यही है। अब 2 के साथ आएगा बच्चों 6 माइनस q, माइनस p के साथ आएगा बच्चों 3 माइनस q, और प्लस 6 के साथ आएगा 1 माइनस 2, तो ये हो गया बच्चों 12 माइनस 2q माइनस 3p प्लस pq माइनस 6। तो बच्चों ओवरऑल देखा जाए तो ये हो गया बच्चों pq माइनस 2q माइनस 3p प्लस 6। पहले दोनों में से क्या कॉमन है बच्चों, q कॉमन है, तो अंदर बचेगा p माइनस 2। पीछे दोनों में से क्या कॉमन है, माइनस 3 कॉमन है, तो बचेगा p माइनस 2। पूरे में से क्या कॉमन है, p माइनस 2 q माइनस 3। ये है बच्चों हमारा डेल। ओके, अब यूनिक सॉल्यूशन के लिए सेकंड केस सॉल्व करो ना। डेल शुड नॉट बी इक्वल टू 0, मतलब p शुड नॉट बी इक्वल टू 2 एंड q शुड नॉट बी इक्वल टू 3। ठीक है, अब इसके बाद अपन इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं। तो आप क्या करो, डेल 1 डेल 2 डेल 3 सब कैलकुलेट करके रखो। डेल तो हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। डेल 1 के लिए क्या करना पड़ेगा, पहला वाला चेंज हो जाएगा, है ना। 8 5 4 8 5 4 p21 6q3
ओके, तो क्या है बच्चों अब अगला, इसी को del 1 सॉल्व कर रहे हैं। तो 8 के साथ आएगा बच्चों 6 माइनस क्यू, माइनस पी के साथ आएगा 15 माइनस 4 क्यू, और प्लस 6 के साथ आएगा 5 माइनस 8। तो कितना हुआ 48 माइनस 8 क्यू, 15 पी प्लस 4 पी क्यू माइनस 18, है ना, माइनस 18। तो ये दोनों कितना हुआ 30 माइनस 8 क्यू माइनस 15 पी प्लस 4 पी क्यू। कुछ कॉमन है दोनों में से? क्या कॉमन है? 2 कॉमन है, तो बचेगा क्या 15 माइनस 4 क्यू। इन दोनों में से कुछ कॉमन है तो बचेगा 15 माइनस 4 क्यू। पूरे में से कुछ कॉमन है 2 माइनस पी बनेगा और 15 माइनस 4 क्यू बनेगा। तो ये क्या बना बच्चों del 1। अब हम लोग del 2 निकाल लेते हैं। del 2 में पहला वो सेम रहेगा, पहला रो सेम रहेगा 2 1 1, पहला कॉलम सेम रहेगा, सॉरी 2 1 1। दूसरा कॉलम हो जाएगा 8 5 4, और तीसरा कॉलम हो जाएगा 6 Q 3। कोई दिक्कत नहीं ना? कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए यहां निकालते हैं। तो 2 इंटू 15 माइनस 4 क्यू माइनस 8 इंटू 3 माइनस क्यू प्लस 6 इंटू 4 माइनस 5, है ना। तो कितना है 30 माइनस 8 क्यू माइनस 24 प्लस 8 क्यू माइनस 6। तो ये तो पूरा 0 आ रहा है। तो del 2 क्या आया 0 आया। अब del 3 निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं del 3। del 3 तो 2 1 1 हाँ P 2 तो ऐसा बनेगा del 3। तो 2 के साथ आएगा बच्चों 8 माइनस 5, माइनस पी के साथ आएगा 4 माइनस 5, प्लस 8 के साथ आएगा 1 माइनस 2। तो 6 प्लस पी माइनस 8, तो ये बनेगा p माइनस 2 del 3। तो बच्चों del 1 हमारा था, del था p माइनस 2 q माइनस 3, del 1 था p माइनस 2 15 माइनस 4 क्यू, del 2 था 0 और del 3 था p माइनस 2। अब मेरे को इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन का केस लिखना है। किसका लिखना है? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो सब 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सब 0 होना चाहिए। तो सब 0 कब होंगे? जब p बराबर क्या होगा 2 और q कुछ भी डाल दूं, है ना। p2 डालूंगा तो सब 0 हो जाएंगे। अब अगला क्या निकालना है? नो सॉल्यूशन। भैया del 0 होना चाहिए और बाकी लोग 0 नहीं होना चाहिए। बाकी कोई भी एक 0 नहीं होना चाहिए। तो वो कैसे करेंगे? p को 2 डाल दिए तो सभी 0 हो जाएंगे। तो p को 2 नहीं डालेंगे और q को 3 डाल देंगे। p को 2 नहीं डालेंगे तो ये लोग 0 नहीं हुए, और q को 3 डाल दिया तो del 0 हो गया, तो निकल गया। तो ये किसका सॉल्यूशन केस हो गया? नो सॉल्यूशन। बढ़े आगे। अब होमोजीनियस ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल। होमोजीनियस बच्चों मतलब कांस्टेंट पार्ट नहीं होता। तो a1x b1y c1 इज इक्वल टू 0, c1z इक्वल टू 0, a2x b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, c2z इज इक्वल टू 0, a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू 0। क्या नहीं होता यहाँ पे? कांस्टेंट भाग नहीं होता, इसको बोलते हैं होमोजीनियस। तो यहाँ पे del होगा बच्चों वही अपना a1 a2 a3
B1 B2 B3 C1 C2 C3। अगर आप देखेंगे ध्यान से तो डेल 1 0 0 0 आ जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। तो एक कॉलम जीरो हो गया तो जीरो ही आएगा ना। सिमिलरली डेल 2 भी जीरो ही आएगा और डेल 3 भी जीरो ही आएगा। तो यहां पे जो लगाना रहेगा कॉन्सेप्ट वो क्या लगेगा, डेल एक्स बराबर डेल 1, इसका मतलब डेल एक्स बराबर जीरो। सिमिलरली डेल वाई बराबर जीरो और डेल जेड बराबर जीरो। ठीक, ओके। तो अब देखिए यहां पे थोड़ा सा नोमेनक्लेचर अलग है यहां पे सिस्टम का। अगर यहां पे डेल नॉट इक्वल टू जीरो रहा, क्या रहा, डेल नॉट इक्वल टू जीरो, तो x ये जीरो नहीं रहा तो x क्या होगा, जीरो होगा। y क्या होगा, जीरो होगा। z क्या होगा, जीरो होगा। तो x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड इक्वल टू जीरो। इसको हम बोलते हैं ट्रिवियल सॉल्यूशन। बच्चों ये यूनिक सॉल्यूशन भी है, लेकिन इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रिवियल सॉल्यूशन, है ना लैंग्वेज में। और अगर डेल जीरो हो गया तब एक्स वाई जेड की जगह कुछ भी डाल सकता हूं, ये भी जीरो ये भी जीरो, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो उसको बोलते हैं नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, है ना, या नॉन जीरो सॉल्यूशन। और इसको ट्रिवियल या जीरो सॉल्यूशंस भी बोला जाता है। ओके, ये किसका केस है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का। इसमें ऐसा केस बन ही नहीं सकता जहां पे क्या है, नो सॉल्यूशन है, क्योंकि ये जीरो और ये नॉन जीरो और ये जीरो हो ही नहीं सकता, तो नो सॉल्यूशन बन ही नहीं सकता। ओके, पक्का। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मतलब डेल जीरो, ट्रिवियल सॉल्यूशन मतलब जीरो सॉल्यूशन। ट्रिवियल को जीरो से वो करो, ट्रिवियल मतलब जीरो सॉल्यूशन, है ना। जीरो मतलब एक्स वाई जेड सब जीरो। वो कब होगा, जब डेल नॉट इक्वल जीरो। ये कब होगा, जब डेल इक्वल टू जीरो। तो नॉन ट्रिवियल बोला है मतलब डेल शुड बी इक्वल टू जीरो, तभी नॉन ट्रिवियल नॉन जीरो सॉल्यूशन आएंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन आएंगे। तो 2a माइनस 2 3 1a 2 2 0 a, है ना। आई बात समझ में। तो 2a के साथ क्या आ रहा है, a स्क्वायर माइनस जीरो, माइनस ऑफ माइनस 2 के साथ क्या आ रहा है, a माइनस 4, प्लस 3 के साथ क्या आ रहा है, माइनस 2a बराबर जीरो। तो कितना आया, 2a क्यूब प्लस 2a माइनस 8 माइनस 6a बराबर जीरो। तो बच्चों ये आ रहा है 2a क्यूब माइनस 4a माइनस 8 बराबर जीरो। 2 कॉमन ले लिए तो a क्यूब माइनस 2a माइनस 4 बराबर जीरो, है ना। निकालिए अब इसके रूट्स। बच्चों हिट एंड ट्रायल करके देखिए, जैसे एक ही जगह 2 डाल के देखिए जीरो हो रहा है क्या, एक ही जगह 2 डालने से जीरो हो रहा है। तो a माइनस 2 एक फैक्टर हो गया, उससे डिवाइड कर दीजिए। तो a में क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो a क्यूब आएगा, a स्क्वायर। माइनस 2 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा प्लस 2। तो माइनस 2a स्क्वायर मेरे पास ऑलरेडी है, मेरे पास कितने स्क्वायर चाहिए, 0a स्क्वायर चाहिए। तो माइनस 2a स्क्वायर है प्लस 2a, है ना। तो ये हो गया डिवाइड। अब इसके कोई रूट नहीं है, तो किसका सॉल्यूशन क्या आया, a इक्वल्स टू 2। a इक्वल्स टू 2 डालेंगे तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन आएगा, a नॉट इक्वल्स टू डालेंगे तो ट्रिवियल सॉल्यूशन आएगा, मतलब x भी जीरो y भी जीरो z भी जीरो। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन बोल रहा है, क्या बोल रहा है,
नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, मतलब डेल जीरो। 99% ऑफ द केसेस नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन ही बोलता है ना, ये नॉन जीरो सॉल्यूशन। व्हाट वैल्यू ऑफ के द सिस्टम पोजेस नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, मतलब डेल बराबर क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो पहला क्या है, 1 के 3, 3 के -2, 2 3 -4 है ना। तो 1 के साथ क्या आ रहा है, -4 के +6, माइनस के साथ क्या आ रहा है, -12 +4, +3 के साथ क्या आ रहा है, 9 - 2 के बराबर 0, बराबर 0। तो ये गया -4 के +6 +12 के -4, अरे इसको सॉल्व कर लेता ना, -8 के तो +8 के, और 27 - 6 के बराबर 0। तो ये कितना हो गया बच्चों, टोटल हो गया -2 के और 27 + 6 33 बराबर 0। तो के बराबर आ रहा है बच्चों 33/2। अब उसके बाद क्या बोला है कि के 33/2 डाल के सॉल्यूशंस निकालने। चलिए निकालते हैं सॉल्यूशंस। तो x + 33/2 y + 3z = 0। ये पहला इक्वेशन है। 2 मल्टीप्लाई करते तो 2x + 33y + 6z = 0। दूसरा इक्वेशन है बच्चों ये 3x + 33/2y माइनस क्या बच्चों 2z = 0। इसमें भी 2 मल्टीप्लाई करते तो 6x + 33y - 4z = 0। इक्वेशन 2 बोल दिया। और लास्ट इक्वेशन क्या है, 2x - 4z = 0। इक्वेशन 3। अब इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो बच्चों अब इसके ना अनगिनत सॉल्यूशन आने वाले हैं, 1-2 सॉल्यूशन नहीं आने वाले, क्या आने वाले हैं, अनगिनत। तो हम ना किसी एक को, इनमें से किसी एक को क्या मान लेंगे, के। ये के तो हो गया, टी मान लेंगे। तो जैसे z को क्या मान लिया मैंने, t। क्या मान लिया, z को t, या y को t, या x को t, जिसको भी आपको t मानना है t मान लीजिए। अब x और y को t के टर्म्स में निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो पहला इक्वेशन क्या है, 2x + 33y + 6t बराबर 0। दूसरा इक्वेशन क्या है, 6x + 33y - 4t बराबर 0। ये दो इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, x और y निकालिए इन टर्म्स ऑफ t। जो दोनों को माइनस कर देता हूं तो ये कट गया, तो -4x और ये 10t बराबर 0। तो 4x = 10t, तो x = कितना आया, 5/2t। x कितना आया, 5/2t। अब y निकाल लेते हैं, y यहां डाल दो, तो 2 × 5t/2 + 33y + 6t बराबर 0। तो ये हो गया 11t। तो 11t + 33y बराबर 0। तो y आया यहां से -t/3। तो बच्चों सॉल्यूशन हमारे क्या है पता है आपको, x बराबर 5/2t, y बराबर -t/3 और z बराबर t। अब t अलग अलग नंबर डालूंगा तो अलग अलग सॉल्यूशन निकलेंगे। जैसे t1 डालूंगा तो एक सॉल्यूशन निकल जाएगा, मतलब x = 5/2, y = 1 - 1/3 और z = 1। ये तीनों वेरिएबल इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। t = 2 डालूंगा तो x = 5, y = -2/3, z = 2। इसको सॉल्यूशन सेटिस्फाई करेंगे, मतलब अनगिनत। आप अब यहां से सिस्टम इस इक्वेशन के सॉल्यूशन निकाल सकते हो, अनगिनत। t बिलोंग्स टू रियल नंबर, समझ गए। इसको सॉल्व करने वाले अनगिनत होंगे। जैसे अगर अब मेरे को ये कोई बोल दिया 2x - y = 0 को सॉल्व करना है, तो ऐसे ही तो करते हो ना, y बराबर 2x लिखते हो, फिर x की वैल्यू डालते हो और y लिखते जाते हो। x1 डाले y2 तो 1,2 एक सॉल्यूशन हो गया, x2 डाले y4 तो 2,4 एक सॉल्यूशन हो गया। वैसे ही तो किसी एक को t मान लिए और बाकी दोनों को उसके टर्म से निकाल दिया, फिर t को रखते गए, आंसर आ गया। ओके,
सबको समझ में आया? ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे खत्म होता है हमारा डिटरमिनेंट्स, मेरे साइड से खत्म होता है। अब आपको क्या करने हैं, सवाल बनाने हैं। आज क्या तारीख है? 4। तो अपना कब अगले तक, अगला कब खत्म तक करना है, कब तक खत्म करना है?